बेहिसाब बढ़ रहा कोरोना का आकार। छोटे बड़े काम धंधों पर गहराया अंधकार। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था हुई चौपट। कोचिंग संस्थानों पर छाया बड़ा संकट। बिजली का बिल पूरे लॉकडाउन का हमारे पास बिजली का बिल आया, हमने पे भी करा है। जब नहीं पे करा आकर के 2 दिन के बाद ही आकर बिजली काट के चले गए। कोरोना ने तोड़ी कोचिंग सेंटर्स की सांस। सरवाइव करने में, क्योंकि 2 महीना 3 महीना जो भी खर्चा हुआ वो घर से उठाना पड़ा, हमें घर से पैसे मंगाने पड़े। कोचिंग सेंटर से कर रहे रोजी रोटी की तलाश। ना हम रेंट दे पा रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने कहा रेंट नहीं लेंगे जो यहाँ के मेन मालिक है, बट रेंट के लिए हमारे पास प्रेशर तो पड़ ही रहा है। शिक्षकों के सामने समस्या विकट। लेकिन स्टूडेंट्स आने को तैयार नहीं हो रहे हैं, और जब तक स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो फिर हमारी जाहिर सी बात है कि जब फीस नहीं आएगी। कोरोना काल में कोचिंग सेंटर हुए तबाह। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए हमारे जैसी कोचिंग्स के लिए कि किस तरह से उन चीज़ों को हम कम आउट करें। कोचिंग पर कोरोना अटैक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोचिंग पर कोरोना अटैक, और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। देश में कोरोना के 48 लाख से ज्यादा मामले जो हैं सामने आ चुके हैं। करीब 79,000 लोग कोरोना से मारे भी जा चुके हैं। कह सकते हैं अनलॉक 4 में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अनलॉक 4 में बहुत सारी रियायतें दी हैं, इजाज़त दी है, बहुत सारी चीज़ों को शुरू किया गया है। सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल भी खोलने की इजाज़त दे दी है, मगर अनलॉक 4 में कोचिंग सेंटर को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, जिससे कि कोचिंग सेंटर्स के संचालक और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों के सामने एक आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया है। नोएडा शहर में सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं। ऐसे में इन कोचिंग सेंटर्स के संचालक और इनके शिक्षकों के सामने किस तरह की परिस्थिति है, किस तरह की परिस्थितियों से वो दो चार हो रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अगर बात की जाए 9 से लेके 12वीं तक के बच्चों की, तो ऐसे बच्चों के लिए तो सरकार ने गाइडलाइन निकाल दी है कि अपने माता पिता से पूछ के या बताकर वो अपने पढ़ाई कर सकते हैं स्कूल में जाकर। लेकिन उन कोचिंग सेंटर्स का क्या होगा जो अभी तक अनलॉक 4 में भी बंद पड़े हुए हैं। इससे जुड़े हुए लाखों लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। इससे जुड़े हुए उन बच्चों का क्या होगा जो एसएससी, जेईई, मेंस की जो परीक्षाएं कर देते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं देते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कोचिंग्स ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने अपनी फ़ीस दे रखी है पिछले टाइम से, तो उन ऐसे लोगों की पढ़ाई कैसे होगी? क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे या फिर कोई नई व्यवस्था लागू करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार इस पर क्या गाइडलाइन जारी करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे पीछे अभी यहाँ पर कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर जेईई की, स्पोकन इंग्लिश की जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और भी कई भाषाएं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अनेक तरीके की भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। वहीं पर जेईई, एडवांस, नीट और जेईई मेंस का भी यहाँ कोर्स किया जाता है। लेकिन इन दुकानों पर अभी शटर पड़ा हुआ है। 6 महीने से लगातार कोचिंग सेंटर बंद हैं। अनलॉक 4 में सरकार की अभी तक कोचिंग को लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। ऐसे में अब आप इस कोचिंग सेंटर का कब तक रेंट पे करेंगे, कब तक कैसे चलाएंगे अब आप इसको? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैम देखिए, अभी तो कॉस्ट का ये था कि हम जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे पिछले 6 महीने से हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग फ़ी थी वो भी हमें नहीं मिल रही, बिकॉज क्लासेस नहीं हो रही हैं। ऊपर से हम पे प्रेशर कैसा आता है कि हम इंस्टीट्यूट का हमारी लाइट काट दी जाती है जो बिल ना देने के कारण, और हमसे ये कहा गया था उस टाइम कि चलिए
आपको 3 महीने 4 महीने उसका टाइम मिलेगा एडजस्टमेंट का। लेकिन जैसे ही हम इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो हमसे जो हमारे लैंडर्स हैं, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, वो हमसे आगे पैसों की ये दिक्कत तो सभी को आ रही है, ये हर उद्योग को आ रही है, आपको भी आ रही है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ मेरा एक सवाल ये है कि आपको कोचिंग सेंटर की अगर बात करें तो अब बहुत ज़्यादा घाटा झेलना पड़ रहा है, तो आप इससे कैसे उभरेंगे? मैं उभरने का ऐसा हम अब स्टेप्स तो हम ले रहे हैं चीज़ों के लिए, लेकिन वो भी स्टेप्स लेने के लिए भी हम उसमें भी कुछ कॉस्ट हमारी खर्च होगी, क्योंकि सीधी सी बात है एक सेटअप पूरा तैयार करना पड़ता है अगर ई क्लासेस के लिए भी करते हैं हम। तो उसकी तरफ से गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई भी हेल्पिंग एड नहीं क्रिएट किया है कि चलिए इंस्टीट्यूशंस को हम कुछ हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी। तो हमें ऐसा कोई भी गाइडलाइंस नहीं मिली और ना ही हमारे लिए कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट तैयार कर रही है। उन टीचरों के बारे में बताइए जो टीचर बेरोजगार हो गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे? आपने उन सबके लिए कोई नई व्यवस्था सोची है क्या? मैम देखिए, हमने व्यवस्था सोची है, लेकिन कई टीचर ऐसे हैं जो कंफर्टेबल नहीं है ई क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो उन टीचरों के साथ ज़्यादा परेशानी आ रही है। देखिए, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो बेचारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने पूरा वह नहीं उससे कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर, उन लोगों की सारी प्रॉब्लम यही आ रही है कि उनका कोई सेटअप नहीं है वो जाके वहाँ पर पढ़ा सकें। तो कोई भी शिक्षा देने से पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। मैं ऑनलाइन अच्छा ये बताइए, ऑनलाइन क्लासेस से मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, और जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत में बच्चों में जोश था ऑनलाइन क्लास को लेकर, बट अभी बच्चे अवॉइड करने के लिए सोचते हैं कि अब मुझे फिजिकल क्लास दी जाए। तो ऐसा कुछ है आपके यहाँ कि आपके यहाँ फिजिकल क्लासेस आगे शुरू होंगी, या फिर आप इसी फिजिकल क्लास से, क्योंकि कोरोना वायरस जो बढ़ता जा रहा है, अब सोशल डिस्टेंस से आप क्लास चलाएंगे या कोई नई व्यवस्था है? देखिए, हम खुद इस चीज़ को जानते हैं कि हर किसी के लिए कोरोना वायरस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो हमने भी ये डिसाइड करके जब भी गवर्नमेंट अपनी कोई गाइडलाइन ऐसी निकालती है हमें फेवर करेगी तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही क्लासेस देंगे। इतना बड़ा तबका है जो अब आपके यहाँ स्टूडेंट्स बनकर नहीं आ रहा है, या स्किल्स के लिए नहीं आ रहा, डेवलपमेंट्स के लिए, अब आप बताइए सर कैसे करेंगे? आप नई व्यवस्था लागू करेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? नई व्यवस्था के लिए क्या सोचा है? देखिए मैम, अभी तक तो वेट ही कर रहे हैं। समझा जाए कि आप ऑनलाइन क्लासेस तो देने में असमर्थ हैं, चूंकि सॉफ्टवेयर्स का प्रॉब्लम होता है, कभी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का प्रॉब्लम होता है, नहीं जा पाता है उतना, तो अब आप क्या करेंगे? मैम, सोशल डिस्टेंसिंग की हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे आप करेंगे क्या अब? अभी करने को तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। कन्फ्यूज़न से भी आप कह सकते हैं माइंड बॉगलिंग वाली स्थिति है कि हम कुछ ना इधर आप अटक पा रहे हैं ना इधर कुछ कह पा रहे हैं। अपनी कोचिंग के बारे में बताइए, पहले से अब में क्या बदलाव आया है? पूरा बिल्कुल चेंज ही हो गया सब कुछ। हमारा मार्च 22 तक तो पूरा बहुत अच्छा ही सब कुछ चल रहा था। अभी रिसेंटली जब से ये लॉकडाउन हुआ, एकदम से आइडिया ही नहीं था कि इतने लंबे टाइम तक के लिए सबने, चलो 1 हफ्ते 10 दिन पहले स्टार्टिंग में तो कम ही दिन के लिए था कि इतने दिनों के लिए होगा। अभी क्या हुआ, जो भी टीचर थे, सारे टीचर, ऐसा नहीं कोई फैमिली के साथ है, कोई अपना रूम लेकर के यहाँ पर है। हमारे पास कैश फ्लो जो आता है, बच्चों से फीस आती है, हम वही सारा हम सब लोगों का सबका चलता है वैसे ही। बट जब से एकदम इतना लंबा गैप हो गया, बच्चे भी चले गए, कोई कुछ नहीं मैम, फीस नहीं आ रही तो कहाँ से ना हम रेंट दे पा रहे हैं। पानी पिलाने वाला लड़का होता है, टीचर होते हैं, और मैनेजमेंट देखने के लिए सिस्टम पूरा होता है, उसमें भी लोग रखे जाते हैं। अब वो लोग कहाँ हैं? सब लोग, कुछ लोग घर चले गए, हम 2 लोग अभी यहाँ पर हैं, मैं और नीरज, और एक लड़का है। बट सबके ऐसे ही हालात तो बुरे ही है मैम, कहीं कोई पैसे नहीं आ रहे तो हम भी कहाँ से। में जितने भी कोचिंग क्लासेस चल रहे थे उसमें एक ही कंडीशन है, बिजली से लेकर रेंट तक की, जिनके अपने कोचिंग हैं उसमें लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं पर्णा दीक्षित, R9 TV उत्तर प्रदेश। नोएडा की कहानी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से यहाँ कोचिंग सेंटर्स के संचालक जो हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें क्या परेशानी आ रही है। चलिए, राजधानी लखनऊ में भी कोचिंग सेंटर्स के संचालक और शिक्षकों के सामने जो समस्या पैदा हो रही है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ भी हमारे सहयोगी ने पहुंचकर जायज़ा लिया है। हज़ारों की संख्या में कोचिंग सेंटर यहाँ भी मौजूद हैं। प्रतियोगी छात्र जो है वो यहाँ कोचिंग लेते हैं, लेकिन अनलॉक 4 तो चल रहा है, गाइडलाइंस कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी नहीं हुई है। ऐसे में इन कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
भुखमरी की कगार पे हमारे एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं। जैसे तैसे करके हम लोग कहीं ना कहीं से ब्याज में पैसा लेके अपने रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं से मैनेज करके हम उन्हें कैसे जैसे तैसे खिला पिला रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, ना हम ना वो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक समस्या आ चुकी है। तो मुझे तो यही लगता है कि जब सारी चीज़ें ओपन कर दी गई हैं तो कहीं ना कहीं अब कोचिंग्स को भी रीओपन कर देना चाहिए। पैसे से टीचर भी हूँ, मेरा कोचिंग चलता, 7 ही लोग हैं जो साथ में पढ़ाते हैं। नीट IIT की कोचिंग चलती है मेरे यहाँ। ओके, फीस के लिए क्या है, वो गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं, जो भी चीज़ें हैं कोचिंग वालों को कभी कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग धरना भी देने गए, हम लोग क्या धरना ज्ञापन देने गए DM साहब को। वहाँ लाठी डंडा भी बस आया गया हमारे ऊपर, और वो भी जेल में घसीट के ले गए महानगर कोतवाली में। कोई ने कुछ नहीं सुना। केवल हम क्या ज्ञापन देने जा रहे थे, हमारे लिए कुछ सरकार सोचेगी। हम भी तो नागरिक हैं, देशद्रोही तो है नहीं। हम भी अर्थव्यवस्था में GST पे करते हैं, सब चीज़ पे करते हैं। हम लोग कोई लीगल काम करते हैं। मेरे लिए अभी मान लो जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो कुछ भी करेगा सर। नुकसान का तो आकलन ये है कि हम लोग फायदा की तो बात ही छोड़ दीजिए कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। हम खाएं क्या? हमारे पास तो खाने के लिए बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं। हम लोग टीचर को तो अलग छोड़ दीजिए कि टीचर को हम कहाँ से टीचर को पेमेंट करें। और हम लोग जिस तरीके से जीवन जी रहे थे, भाई प्राइवेट सेक्टर में जो पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो सर्वाइव कर पा रहा है सिर्फ। तो आप दूसरे कर्मचारियों के लिए और दूसरे सेक्टर में आप मजदूरों के लिए और तमाम अन्य सेक्टर के लिए आप पैकेज देते हो। हम लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल जो है खाने पीने के लिए भी समस्या है। हम लोग अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल की तुलना में तो बहुत ज़्यादा, इस बार तो 1 रुपए की भी इनकम नहीं हुई है। इसमें तो इनकम की बात ही नहीं, हम लोग सर्वाइव कैसे करें यही समस्या पड़ी हुई है। मतलब लाखों का जो पूरा सिस्टम था वो सब बंद पड़ा हुआ है। जो भी कोचिंग्स अगर आप देखेंगे तो जो बिल्डिंग्स होती हैं वो 95% से ज़्यादा कोचिंग जो है वो रेंट के भवनों में चलती हैं या बिल्डिंग्स में चलती हैं। तो उनके किराए का दबाव है, उनके बिजली बिल का दबाव है, प्लस जो उनके अपने शिक्षक जुड़े होते हैं उन शिक्षक की सैलरीज़ का दबाव है, प्लस जो कर्मचारीगण हैं उनका दबाव है। ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं और आय कहीं से अभी हमारी कोई भी नहीं हो रही है। हर प्रकार का बिजनेस शुरू हो चुका है। केवल कोचिंग और मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री ही ऐसी है जो गवर्नमेंट ने रोक रखा है। एक बड़ी समस्या जो हमें समझ में आती है वो ये है कि जो कोचिंग्स हैं हमारी, खास तौर पे जहाँ पे इंटरमीडिएट के बाद बच्चे आते हैं, उनको स्कूलों के साथ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हमारे लिए कोई नई और निश्चित जो एक अलग सी स्पष्ट गाइडलाइन है वो हमको नहीं दिखाई पड़ रही है। ये चौराहा इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उसका हब माना जाता है। और आप इस चौराहे से अगर गुजरेंगे तो आपको यहाँ पर प्रतियोगी छात्र छात्राएं जरूर नज़र आ जाएंगे। लेकिन इस समय की बात करें तो व्यवस्थाएं लगभग वैसी ही हो चुकी हैं, भीड़ भी वैसी ही हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर प्रतियोगी छात्र नज़र नहीं आते क्योंकि यहाँ पर अभी कोचिंग का संचालन नहीं हो रहा है। और इस चौराहे के 500 मीटर के दायरे के अंदर वो तमाम जो कोचिंग, चाहे SSC की बात करें या बैंकिंग की बात करें या CPMT या IIT की बात करें, वो तमाम कोचिंग संचालित होती हैं। लेकिन इन दिनों यहाँ पर खामोशी रहती है। इसके पीछे की वजह यही है कि कोचिंग का संचालन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर कोचिंग संचालक काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि उनका जीविकोपार्जन नहीं हो रहा, सरकार उन्हें छूट नहीं दे रही। तो छात्रों का भी यही कहना है कि अब बिना कोचिंग की उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। ऐसे में अब आगे क्या गाइडलाइन जारी होंगी, क्या तरह की व्यवस्था रहेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों की मांग यही है कि कोचिंग का संचालन शुरू किया जाए। लखनऊ से प्रयास के साथ चंद्रमणि शुक्ला, A9 TV। कोचिंग पर कोरोना अटैक, लखनऊ और नोएडा की हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ कोचिंग सेंटर के संचालक परेशानियों को झेल रहे हैं। अनलॉक फोन में तमाम गाइडलाइंस आई, लेकिन कोचिंग सेंटर्स के संचालकों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कब से ये कोचिंग सेंटर खुलेंगे, या फिर इनके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन हो जिसके ज़रिए पढ़ाई शुरू कर पाए। आइदर फिजिकल बात कर ले, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, जिस तरीके से और सब चीज़ों में रियायत दी गई है, इनके लिए भी कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। और यही मांग इन कोचिंग सेंटर के संचालकों की है। कानपुर में अनलॉक 4 में बाजार खुले हैं, मगर यहाँ भी कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जिससे 1000 करोड़ों की कारोबार का नुकसान जो है वो हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि कानपुर में करीब 6000 कोचिंग सेंटर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 6000 कोचिंग सेंटर, इनके संचालक, इनके शिक्षक, उनके परिवार वाले कैसे भरण पोषण हो रहा होगा। छात्र जो है वहाँ कोचिंग लेते हैं, मगर बीते 6 महीने से
पूरे संस्थान पर कह सकते हैं, पूरे कोचिंग सेंटर्स पर एक तरीके से परेशानी आ रखी है और अब इनकी यही मांग है कि सरकार इनके लिए भी गाइडलाइंस जारी करे। जब कोचिंगें खोली नहीं गई तो स्वाभाविक है कि कहीं किसी प्रकार की आय कोचिंग वालों के पास हो नहीं रही। अकेले कानपुर महानगर में लगभग 5 से सारी छोटी बड़ी कोचिंगें मिला के 5 से 6 हज़ार के बीच कोचिंगें हैं और सभी लगभग बंद हैं, सब में ताले हैं। किराया देना पड़ रहा है, बिजली का बिल एज इट इज जा रहा है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर बहुत ही कम भी सोचें तो भी अकेले कानपुर से कम 10,000 करोड़ के आसपास का रुपया का नुकसान तो हुआ ही हुआ होगा। ये छोटे बड़े मिलाकर के बात हो रही है। कानपुर दक्षिण की बात करें तो 1,000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। और अगर एवरेज देखा जाए तो हर कोचिंग संस्थान में कम से कम 3 एम्प्लाई हैं। तो उस हिसाब से 3,000 लोग वो प्रभावित हुए हैं जो कोचिंग में एम्प्लॉय थे। कोचिंग संचालक तो प्रभावित ही हैं, साथ में वो एम्प्लॉय भी प्रभावित हुए हैं। उम्मीद यही बनी रही कि जिस तरीके से अन्य व्यवसाय, अन्य तरीके की चीज़ों को खोला जा रहा है और उनके लिए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और प्रशासन के वो अधिकारी इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं सोच रहे हैं, ना ही उनका इस दिशा की ओर कोई भी समर्थन है कि वो कुछ ऐसे नियमों के तहत कोचिंग को खोल दें जिससे हम लोगों की जीविका उपार्जन किया जा सके। और हम सब लोग फरवरी से लेकर के, जब से लॉकडाउन हुआ है, मार्च से लेकर अब तक पूरी तरह से बेरोजगारी की दशा में है और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बहुत से ऐसे गरीब बच्चे जो कि गांव से आते हैं और उनके पास मोबाइल की सुविधाएं नहीं हैं या उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वो बेचारे जो कि ना मैं आगे, चूँकि सेशन चालू है और सेशन आगे बढ़ रहा है, इस साल ये सेशन पूरा चलेगा, तो उनको परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए कोचिंग की अत्यंत आवश्यकता है और कोचिंगें खुल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में हैं, कर्जे में डूब चुके हैं, जो बेचारे हर कोचिंग में 4 से 5 लोग जुड़े हुए थे, जो हर किस्म के 8,000 से लेकर के 50,000 तक की सैलरी पे थे। अब हम जितने भी संस्थान हैं, कुछ उतने सक्षम नहीं हैं कि वो 6 महीने बिठा के उनको सैलरी दे पाएँ। कुछ लोग 50% सैलरी दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ खाने पीने भर का दे रहे हैं, तो कुछ लोग तो कर्जे में डूब गए हैं। कुछ लोग जो सक्षम थे, क्योंकि देखिए जो वहाँ उनसे जुड़े हुए लोग थे वो ऐसे नहीं थे कि बहुत हाई पेड सैलरी वाले थे, तो सभी के लिए 6 महीने चूँकि शहर में रहना, अपना घर नहीं है, लोगों के पास रेंट पे करना, बच्चों की शिक्षा के लिए पे करना, 6 महीने तक मतलब इतनी सेविंग नहीं होती कि उसको चलाया जा सके। और हर इंस्टीट्यूट भी इतना केपेबल नहीं होता कि 6 महीने तक बिना काम के लोगों को पूरी सैलरी दे सके। तो नो डाउट कि 90% से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इवन इंस्टीट्यूट के मालिक इतना सफ़र नहीं कर रहे हैं जितना उनसे जुड़े हुए, जिनकी जीविका उससे जुड़ी थी, वो लोग जितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी का एजुकेशन हब है मेरठ, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं, जिस कारण कोचिंग सेंटर संचालकों को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। चलिए यहाँ की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए किस तरह की परेशानी यहाँ संचालक जो है वो झेल रहे हैं। तो वैकेंसीज आए तभी बच्चा मार्केट में आएगा। हम ये भी कह लें कि मार्केट में वैकेंसीज आ गई हैं या जैसा भी है, हम कोचिंग खोल के बैठ जाएँ, अब बच्चा आएगा ही नहीं तो हम भी क्या करेंगे। बच्चा डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी आ रही हैं। एक तो वैकेंसीज आनी चाहिए, दूसरा हमें गाइडलाइन दीजिए, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेंगे, 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पढ़ा लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ में, मास्क के साथ में बच्चों को पढ़ा लेंगे। मतलब जितना सब्जी मंडी या फिर शराब की दुकानें जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, हम प्रॉमिस करते हैं उससे ज़्यादा कंट्रोल हम लोग कर लेंगे, लेकिन कम से कम सहूलियत तो दें। इतना परेशान चल रहा है इस टाइम पे टीचिंग एसोसिएशन या टीचर्स ग्रुप जितना भी है, मतलब वो सर्वाइवल की स्थिति में नहीं है। महीने 2 महीने में सुसाइडल केसेस बढ़ेंगे। जितनी भी मशीनरी या जितने भी उत्पाद हैं ज़्यादातर खोल दिए, लेकिन कोचिंग सेंटर को लेकर इस ओर कोई ध्यान नहीं है, इसके चलते सभी कोचिंग सेंटर संचालक बेरोजगार की स्थिति में आ चुके हैं। ठीक, और घर का खर्चा, यहाँ तक कि बिल्डिंग का किराया और आपका बिजली का बिल हमारे माफ़ नहीं हुए हैं। तो इस कारण हम बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस व्यथा पर ध्यान दिया जाए। अब हम हैंड टू माउथ बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सरकार सारी चीज़ें कर रही है, मैं ये नहीं कहता कि सरकार जो भी कर रही है ठीक है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ना खोलना इट मीन्स हज़ारों परिवारों को बेघर करना, हज़ारों परिवारों के साथ दिक्कत क्रिएट होना, हज़ारों फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि सबके साथ बच्चे जुड़े, स्कूल वाले अपनी फ़ीस ले रहे हैं, इन सब चीज़ें अपनी फ़ीस ले रहे हैं, हर जगह सब कुछ जा रहा है, तो कैसे एक टीचर सर्वाइव कर पाएगा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा है।
इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा हो गया, इधर सारी चीज़ों का खर्चा हो गया, तो कैसे मेंटेन करेगा। मतलब तो सजा ऐसा समय आ गया है कि शायद कहीं ना कहीं लोगों को धीरे धीरे लोग सुसाइड की तरफ भी जा रहे हैं। लोग ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आगे क्या करेंगे वो। प्रयागराज में यूपी के अलग अलग हिस्सों से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग लेने के लिए आते हैं, मगर कोरोना काल में ये शहर भी सुनसान पड़ा हुआ है। कोरोना काल के चलते यहाँ के कोचिंग सेंटर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। कोचिंग जल्दी से जल्दी हो, पठन पाठन का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी लागू हो। जैसे हर चीज़ लागू हो गई है, मेट्रो चालू हो गई, ट्रेन चालू हो गई, हवाई जहाज चालू हो गया, बाजार चालू हो गया, व्यापार चालू हो गया, तो बच्चों की पढ़ाई भी चालू हो और उनकी कोचिंग और उनका पठन पाठन का कार्यक्रम जैसे था उसको अविलंब तुरंत और उसको चालू करना चाहिए। हमारे यहाँ टीचर्स और जो स्टाफ है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उनको जो सैलरी उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है और जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि जिस तरीके से सारी चीज़ें खोली गई, हम लोग को भी एक मौका दिया जाए। हम लोग भी सारे नॉर्म्स फॉलो करेंगे, जितने भी नॉर्म्स आपने बना रखे हैं सब फॉलो करेंगे। हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे। बस एक बच्चों की संख्या जो हम लोग ज़्यादा बैठा दें तो उनको हम लोग कम करके डिस्टेंस पे बैठाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ताकि जो लोग आत्मनिर्भर हैं, जो मोदी जी का एक वो है आत्मनिर्भरता वाला, तो हम लोगों ने आत्मनिर्भरता का जो ये काम किया था कि अपने से जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है और जो अच्छे टीचर्स हैं उनको अपने यहाँ रखा हुआ था, तो उनकी जो मेहनत है वो बेकार न जाए। गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें खोल दी हैं, धीरे धीरे सब चीज़ खोल दी हैं, कुछ गाइडलाइन देके। और कोचिंग के मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में ना स्कूल ना कोचिंग, सारी चीज़ें एजुकेशन के क्षेत्र में सब कुछ बंद पड़ी हैं। तो मेरा ये आग्रह है हमारी सरकार से कि जो है बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि केवल कोचिंग पर बेस्ड हैं, वो अपना रेंट पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं और जो है हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है वो सब भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है कुछ गाइडलाइन के तहत जो है जल्दी से जल्दी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खोला जाए, जिससे कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पटरी पर आ सके। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं किसी भी देश की जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो शिक्षा होती है। और जब हम शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, शिक्षा ही हमारी जो है शर्मरा जाएगी, शिक्षा व्यवस्था यदि हमारी पूरी तरीके से जो है बेतरतीब हो जाएगी तो देश जो है बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ और सिर्फ खबर की। नमस्कार।